दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी या बीजेपी फिर एक बार कंफ्यूज हो गए हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2014-24 का जो इलेक्शन हुआ था, उसके पहले बीजेपी 5 सालों तक मतलब 2019 से लेकर 2024 के इलेक्शन तक पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। और यही कारण है कि वो विपक्ष के बनाए हुए नैरेटिव पे बैटिंग कर रही थी, यानी कि उनके पिच पे खेलने का प्रयास कर रही थी। और जब भी आप दूसरे के पिच पे खेलते हैं, तो जो जिस पिच का किंग होता है वही जीतता है। और यही हुआ 2024 का परिणाम, क्योंकि बीजेपी कोई भी ऐसी नैरेटिव सेट करने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आगे चले या हिंदुत्व की राजनीति को आगे लेके चले या जातीय समीकरण को बैठाकर चले। पूरी तरह से 2024 के इलेक्शन के पहले वो कंफ्यूज थी, लेकिन 2024 के इलेक्शन के समय ही आप बोल सकते हैं कि उसके बाद जो आगरा की रैली हुआ, उसमें जो योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का जो एक एक नारा या लेकर चले, जिसके बाद उनको समझ में आया या बीजेपी के कैडर को समझ में आया कि भाई ये नारा हमारे जो आइडियोलॉजी है उससे जुड़ी हुई है। और उसकी वजह से बाद में जितने भी दर चुनाव उसके बाद आए, असेंबली का एक चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, इवन दिल्ली और झारखंड में भी जो बोलते हैं कि बीजेपी वो हार गई, वहां 10 से 12% वोट शेयर जो है वहां के जो सत्तारूढ़ दल है उनसे ज्यादा बीजेपी का वोट शेयर है। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी कोई भी दल, मैं बीजेपी की बात नहीं है, कोई भी कोर अपनी आइडियोलॉजी या बोल सकते हैं अपने कोर वोटर से छिटकते जाएगी। ग्राउंड पे जिसका अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्शन टूट जाएगा, तो उसका परिणाम ऐसे ही देखने को मिलता है। यही कारण है कि जो आपने देखा होगा, कांग्रेस एक समय पे कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी और हर जगह करीब करीब उनकी सरकारें थी। लेकिन जैसे जैसे वो अपने बोल सकते कोर आइडियोलॉजी हो गया या कोर जो उनका वोट बैंक हो, उससे छिटकते गए और ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता जानते हैं उसके उनके डिस्कनेक्शन हो गया। कार्यकर्ता कुछ और सोच रहे हैं और जो सेंट्रल लीडरशिप है कुछ और ही सोच रही है। वो एक बोल सकते हैं कि मीडिया जगत के बनाए हुए जो हुआ में कि अब देखिए हर पार्टी का अपना एक मीडिया सेपरेशन होता है, उनका अपना एक वर्ग होता है। और अगर उसी को सच मान ले, मीडिया का काम क्या है? पहले मीडिया क्या थी? जो ग्राउंड की यथार्थ थी उसको बताती थी। आज मीडिया क्या है? पैसे के पीछे सारा गेम चलता है। उनको इससे मतलब नहीं है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं वो एसी चैनल में, एसी जो अपने ऑफिस में बैठकर अब पूरी इंडिया की राजनीति करते हैं और पूरी इंडिया का जो बोल सकते हैं कि लोगों का क्या चल रहा है, जमीन पे क्या हालात है, वो सब करते हैं। और उसी को जो ये पार्टियां सत्य मान लेती हैं और उन्हीं के हिसाब से अपने फैसले लेती हैं और बाद में उनको मुंह की खानी पड़ती है। यही हाल कांग्रेस का रहा। उनके समय में जिस तरह से जो पत्रकार वर्ग से वो घिरे हुए थे, मनमोहन सिंह से लेकर, मैं मनमोहन सिंह सरकार को भी ये नहीं मानता कि वो जीते हुए सरकार थे। आप देखेंगे राजीव गांधी के बाद से जब भी कांग्रेस का जो आप बोल सकते हैं कि मतलब धीरे धीरे ग्राउंड पे जो उनका ग्राफ गिरता गया, उसका कारण यही था डिस्कनेक्शन। और वो जो मीडिया इर्द गिर्द उनके घूमती थी वो दिखाती नहीं आप तो एकदम सही हो, आप पूरी तरह से जीत रहे हो, जनता आपके साथ है। और चुनाव दर चुनाव वो उनका ग्राफ नीचे जाता रहा और वो संभल नहीं पाए। मनमोहन सिंह के टाइम में भी ऐसा ही रहा। आप बोल सकते हैं कि यूपीए की सरकार बनी, लेकिन कभी भी उसके बाद से कांग्रेस अपने बलबूते पर या सोलो बोल के परफॉर्मेंस करके चुनाव में जीती नहीं और ना सत्ता हासिल किया। हमेशा उसके बाद वो बैसाखी के सहारे वो सत्ता पे बने रहे। ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि सेटबैक है उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वो अपने कोर एजेंडा से या बोल सकते हैं जमीनी जो कार्यकर्ता है वो क्या सोचता है उससे बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट है। और इसी वजह से आज बहुत से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है दूसरे दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। और आज जो बड़ी बड़ी जो छोटी छोटी चाहे आप देख रहे हैं छत्रप है या क्षेत्रीय पार्टियां पनपी है, ये सब कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। या मैं नहीं कहता पूरी तरह से, लेकिन काफी कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं जो इन क्षेत्रीय दलों को पोषित और पलवित कर रहे हैं। और यही सब हो रहा है बीजेपी में 2019 के पहले तक। अब जो बीजेपी का एजेंडा था वो था जो नरेंद्र मोदी को लोग एक हार्डकोर हिंदुत्व का
नेता मानते थे, जिसकी वजह से वो सीएम बने रहे इतने सालों तक, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के रेस में सबसे बड़े प्रबल दावेदार बने, क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर थे। लेकिन उसके बावजूद 2019 में के चुनाव जीतने के बाद भी जब 303 सीट लेगा, उसके बाद से पूरा तरह से भटक गई बीजेपी, और वही जो जिस तरह से कांग्रेस की हालत है वैसे ही हो गया। उनका कार्यकर्ता क्या सोचता है, एक किसी ने लेख लिखा था कि 90% जो कांग्रेस जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कुछ और सोचता है, लेकिन 10% जो है वो फैसले लेते हैं। ऐसे ही जो 90% जो है वो जो सेकुलरिज्म का पहाड़ा लेके कांग्रेस के लीडर चलते हैं, उससे 90% जो है कार्यकर्ता बिल्कुल अलग सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं। वो बिल्कुल हिंदुत्व के अपने कोर एजेंडा में है। तो आप सोचिए 90% का कितना विरोधाभास है। जमीन में हिंदुत्व का मुद्दा जो, इसीलिए आज के टाइम में अगर देखें यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, इसीलिए फेमस है क्योंकि उनके जो एजेंडा है उनका क्लियर फोकस है कि वो जानते हैं कि मेरा वोट बैंक कौन है और मुझे कौन वोट देता है, इसलिए उसकी राजनीति करते हैं। इसलिए आज के टाइम में उनसे बड़ा पॉपुलर लीडर मुझे लग रहा है कि मोदी से कम तो हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा कम भी हैं। और ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है या सबसे ज्यादा उनको किसी भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता है तो वो योगी आदित्यनाथ। वहां पे दूर दूर तक अमित शाह का भी नाम नहीं है, जबकि अमित शाह को देखा जाए तो देश के गृह मंत्री रहे हैं और देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे बीजेपी का। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी है या नरेंद्र मोदी है, 2019 के चुनाव के बाद, 2024 के बाद उन्होंने जातीय समीकरण बैठाने का प्रयास किया, जो उन्होंने जातीय जनगणना लिया वो साबित करने का प्रयास किए कि हम ओबीसी के ज्यादा मतलब ज्यादा हम लोग ओबीसी के लिए काम करते हैं। पासवाना मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा वो काम करने का प्रयास किए, लेकिन रिजल्ट आया ढाक के 3 पात। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कभी ये गलत है या सही है। हमारा आकलन करना है कि आपका कोर एजेंडा, पॉलिटिक्स क्या होता है, सारा नैरेटिव का गेम है। अगर आपका नैरेटिव सही चला तो आप पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। अब वो गलत या सही, वो फैसला एक अलग चीज है कि आप उसको गलत मानते हैं सही। कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में आता है तो दूसरे को गलत साबित करता है, वो खुद भी वही बांटों की राजनीति करता है, चाहे जातीय व्यवस्था बनाने के लिए। अभी देखिए जो जो अभी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, एक एमपी है, उन्होंने किस तरह से राणा संगा के ऊपर बयान दिया या दिलवाया गया, क्योंकि वो समाज में एक अगर विघटन होगा कि भाई वो दलित है और अपर कास्ट के लोगों से झगड़ा चल रहा है तो उनको फायदा होगा। तो अब अखिलेश यादव जानबूझ के किया गया कि अगर इनका विरोध में इस तरह, अगर इनके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे तो ये बोलेंगे देखो एक दलित के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सब नैरेटिव हर लोग अपने हिसाब से करते हैं। अब वो भी तो समाज को बांट ही रहे हैं। अब इसको आप गलत कहें या सही कहें, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स, अपने सर्वाइवल के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं और यही पॉलिटिशियन का काम है। उनको उससे कोई मतलब नहीं कि समाज किधर जा रहा है, उनको अपने फायदे से मतलब होता है। तो हम इसको गलत सही इसको नहीं ठहरा सकते, ना करना है। हमें करना है कि आप चुनाव जीतते हैं और कैसे नहीं जीतते हैं, कौन सा आपका एजेंडा या नैरेटिव कामयाब होता है, कौन सा नहीं। अब नरेंद्र मोदी फिर एक लेकर आया है सगुफा, मोदी का सौगाते मोदी। अब इससे क्या होता है कि देखिए, कोई भी मुस्लिम जनसंख्या या मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो जो अगर सोचता है, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए ग्राउंड पे क्या लेवल है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता में सर्वे करा लो आप कि इस जो सौगाते मोदी से कितने कार्यकर्ता जो हैं वो खुश हैं। तो मैं कह रहा हूं 99.9% वो दुखी होंगे नरेंद्र मोदी के इस स्टेप। अभी इस स्टेप को लिया कौन, बोल सकते हैं कि 2019 के पहले अमित शाह पूरी तरह से जो बोल सकते हैं कि उनका वर्चस्व था, तो हो सकता है कि 2019 के पहले जो कोर एजेंडा था वो लेकर अमित शाह चलते थे, और नड्डा जी के आने के बाद थोड़ा सा एक बोल सकते हैं सेकुलरिज्म का जो पहले का जो पहाड़ा था उसको लेकर नड्डा जी चलते हैं, जिसके वजह से बार बार उनको मुंह की खानी पड़ रही है। और ये फिर एक नया सगुफा लेके आए जो उनको, मुझे लग रहा है कि वो तो वोट देंगे नहीं, लेकिन जो वोट देते हैं उनको लगेगा देखो हम लोग किसको लेके आए, ये भी तो वैसा ही है। आज के टाइम में अगर जो ग्राउंड पे मैं देख रहा हूं, अगर आज के टाइम में बीजेपी के समकक्ष
उसी के लेवल का कोई अगर पार्टी बन जाए तो आज नरेंद्र मोदी को एक एक वोट के लिए मोहताज होना पड़ेगा। ये ग्राउंड की सच्चाई है कि जिस तरह से अगर योगी आदित्यनाथ न रहे तो मैं कह रहा हूं यूपी में इन्हीं की अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या नड्डा हो, जिस तरह से उन्होंने टिकट बांटे, जिस तरह से कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया, और ग्राउंड पे बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, इस वजह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। और फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी फिर वही अपने ढर्रे पे चल रही है, जो संतुष्टिकरण के जो बोल बोल के संतुष्टिकरण, लेकिन फिर ये सौगातें मोदी। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं ये करना चाहिए, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब है आप किस वजह से चुनाव जीतते हो, किससे नहीं। हर पार्टी का अपना कोर एजेंडा है, उसके साथ चलेगा तो वो चुनाव जीतेगा। अगर अगर अपने कोर एजेंडा से भटक गया तो चुनाव हार जाएगा। अब आप सोचिए कि मुलायम सिंह यादव चुनाव क्यों हार गए, बाद लालू प्रसाद यादव क्यों चुनाव हारने लगे? क्योंकि एक एमओआई का समीकरण था, लेकिन अब एमओआई समीकरण के साथ एक बैकवर्ड क्लास का भी चलता था, लेकिन बैकवर्ड क्लास नीतीश कुमार के साथ चला गया, जो जो बोल सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेज है यादव को छोड़कर। वही हुआ आपको उत्तर प्रदेश में, इसीलिए अखिलेश यादव को पीडीए लेके आना पड़ा। लेकिन पीडीए में भी एक मायावती बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा फेस है, जो उनके पीडीए के फॉर्मूला को फेल करती है। चाहे 6%, 8% या 12% वोट मान लीजिए, मायावती का वोट है, जो कभी भी अखिलेश यादव को नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए अखिलेश यादव आज के टाइम में, मैं पहले भी जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तब 2000 जो बोल सकते हैं कि 20 का चुनाव था, तब वो चिल्ला रहे थे, शायद 20 का नहीं 22 का, तब लोग बोल रहे थे कि नहीं अखिलेश यादव का हवा चल रहा है, चुनाव जीत जाएगा, सबका मिलकर चुनाव। मैं तब भी बोला था कि आप जाकर मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने बोला था अखिलेश यादव के जो समाजवादी पार्टी का जो सीट है और बीजेपी के सीट में 100 का अंतर होगा, वही हुआ, 100 का फासला रहा। और आज भी बोल रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को लोग एज ए हिंद उनके कोर एजेंडा की वजह से वोट देते हैं। यही भाई इलेक्शन में आपको देखने को मिला। देखता हूं कि बीजेपी अपने कोर एजेंडे पे अपने कार्यकर्ता से कनेक्ट होती है या डिस्कनेक्ट होती है। अगर डिस्कनेक्ट होती है तो मुझे लग रहा है 2019 का चुनाव, 29 का चुनाव उनके लिए घाटे का सौदा होगा, इससे भी ज्यादा। क्योंकि 2024 में घाटा उनको हुआ है, तो उनको सोचना पड़ेगा। अगर मध्यावधि चुनाव भी कराते, जैसा कि वो संभावना न्यूज में चल रहा है, तब भी उनके लिए घाटे का सौदा होगा। तो ये मोदी भटक रहे हैं या नड्डा भटका रहे हैं या अमित शाह भटक रहे हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इधर ही आरएसएस भी पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उसको हिंदुत्व के मुद्दे पे चलना है या उनको भी सेकुलरिज्म का एक नया चोला पहनना है। तो हर जगह कंफ्यूजन चल रहा है। इस कंफ्यूजन से कैसे बीजेपी बाहर निकले, ये आरएसएस वो समय बताएगा, इसका रिजल्ट भी समय ही बताएगा।